बबीता की जेठानी मीरा एक सप्ताह के लिए मायके रहने को गई तो विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 3 महीने पहले ही इस घर में बहू बनकर आई बबीता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वे चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहें, तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना बबीता। झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी। मीरा ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वे तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी बबीता। अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर मीरा अपने बेटे के साथ स्कूटर में बैठकर बस अड्डा चली गई। बबीता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास रति वहीं पहुंच गई। उफ, इस मीरा जैसी बददिमाग और लड़ाकू बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कह रति ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। रति लगातार मीरा की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। बबीता ने चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो रति नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं? बबीता का यह जवाब सुनकर रति चिढ़ उठी थी। रति वैसे बबीता के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि अजय और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी बबीता और उसके घर वाले रति को पूरा सम्मान देते थे। रति को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं कि उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वे उसे तीखी आवाज़ में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ी की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी से नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी के नसीहत को याद कर बबीता ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेले ही बोलते हुए रति आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें 2 गुना ज़्यादा बातें सुनाकर चुप करा देती। पूरे 7 दिन मैं अकेले कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ चुप कर रहना अपना खून फूंकती रही। बबीता ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक आरती ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना न खाने के लिए भूख न होने का बहाना बनाया, पर रति ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए रति ने बबीता के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थीं। थोड़ी ही देर में बबीता अपनी नाराज़गी भूल उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम से करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके ओठ पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वे आज कितना मीठा बोल रही थीं। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को रति ने बबीता के लिए
स्विगी से गरम समोसे और चाय मंगवाई। रति ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे के कार्ड से कनेक्ट थे, इसलिए पेमेंट में कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो बबीता का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद रति ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल मनु ज़्यादा पीने लगा है और पीकर सीमा से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। अजय और तुम से मनु की अच्छी पड़ती है। तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार रति असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए बबीता ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। सीमा दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर लें तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। मम्मी, बबीता के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच सीमा के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले बबीता को शादी के बाद गुजरे 3 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती हैं। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफ़ी नज़दीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद बबीता ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ़ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किया। दोपहर के खाने में रति ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद बबीता सोफे पर और रति तख्त पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गईं। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने को नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ गईं। रति ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर बबीता को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख बबीता के पति अजय ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बोल रही हैं। मीरा भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से यह सारा नाटक चल रहा है। बबीता ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अजय को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर बबीता खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो अजय बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को सीमा और मनु के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। रति अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चूकी थी। ननद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने बबीता का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन रति ने बबीता के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियाँ उसे सुनाई। अपनी सास के सामने मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था।
फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता है। घर का काम देर रात को ख़त्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल में ही गांव से कस्बे में आए थे और रति की सास यानी अजय की दादी रीत रिवाज के मानो संदूक में पैक कर ले आए हों। रति को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। रति ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हों। बबीता ने भी शादी से पहले अपनी ज़िंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास बहू एक सप्ताह में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थीं। मीरा की वापसी होने से एक दिन पहले रति ने बबीता को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस तुम मीरा के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी सह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरफ अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज़ आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए बबीता की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात बबीता को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नज़दीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। मीरा भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के लिए दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया है? घर में बना सुख शांति का माहौल क्या मीरा भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए बबीता ने देर रात तक माथा चप्पी करी। अगले दिन रविवार सुबह मीरा अपने बेटे के साथ सुबह 10 बजे करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही रति और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। मीरा की कमर में सफ़र के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो रति ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। रति ने रसोई में आकर बबीता से मीरा की बुराई करनी शुरू कर दी। बहू देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी, मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। बबीता ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनके सहज स्वर में पूछा, मम्मी आज अरहर की दाल बना ले? देख लेना एक दिन में टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस ज़रूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। रति ने एक बार तो उसे गुस्से से घूरा पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डिब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज़ हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर से कोई बात नहीं करी। बबीता जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर मीरा के कमरे में गई तो उसे रति के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है पर मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? बबीता ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है ना अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय घर पर ही रहीं? अभी मुझसे कुछ मत पूछ बबीता। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? ज़रूर चलूँगी भाभी।
आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। बबीता को मीरा ने अजीब सी नज़रों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वह उसके बाएं बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही बबीता कमरे से बाहर चली गई। रति और मीरा ने बहुत कोशिश करी, पर बबीता के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक यह सोचकर उससे नाराज रहीं कि वह हाँ में न हाँ मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। रति और मीरा के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर बबीता का मन जरा सा भी तनाव का शिकार नहीं बना। न पहले की तरह उसने सिरदर्द से सताया, न भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को मीरा भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और रति दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थीं। एक ही अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू कर देती तो बबीता फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में रति और मीरा के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं होने पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगीं, तो उनकी नज़रों से छिपकर बबीता प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर रात तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर तक चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों का जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वाले को रस तो आता है, पर यह रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी, मैं फौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूँगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके बबीता देर रात को सोई और आज अपने मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वह अपने फैसले पर उसके सही होने की मुहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।